गुड आफ्टरनून एवरीवन। कुछ चेहरे जो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं तो पागल भी लगते हैं। पहली बार में सब बहुत मुस्कुराए होंगे और दूसरी बार में हाथ रख के मुस्कुराए होंगे। अच्छा, प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन पेपर ले लिया था सब लोगों ने? किसने नहीं लिया हाथ खड़ा करो। PYQ नहीं लिया है तो मतलब लगभग सभी लोगों ने नहीं लिया है, कुछ को छोड़ के। यूपी PCS का और UPSC का मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा का जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उसको PYQ कहते हैं, उसका अनसॉल्व पेपर आप ले लें। अच्छा एक बात बताओ, मैंने पहले बोला जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो किसी किताब में क्वेश्चन बदले हुए होंगे या सेम होंगे? जो सबसे सस्ता लगे और सस्ता चाहिए तो गूगल करके प्रिंट निकलवा लो, सबसे सस्ता रहेगा। बुक क्या क्वेश्चंस हैं उसमें दिए हुए हैं? तो फिर अगर लक्ष्मीकांत आपके पास है तो फिर उसमें दिए हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर जिसके पास लक्ष्मीकांत नहीं है वो जरूर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लें ध्यान से, ठीक है। देखो, जैसे कोई भी जंग लड़ने जाता है, हालांकि जंग अब होती नहीं है, कोई खिलाड़ी जब मैदान में उतरता है तो पीछे बहुत प्रैक्टिस करके आया हुआ होता है, तभी तो परफेक्ट होता है। तो प्रीवियस ईयर या जब खिलाड़ी खेल मैदान में उतरता है तो उससे पहले देखता है कि जिस टीम से सामना होने वाला है उस टीम में कौन सा बॉलर किस एंगल से बॉल डालता है या कौन सा बैट्समैन किस एंगल से ज़्यादा अच्छा खेलता है, तो उसकी काट ढूंढता है वो। इसका मतलब प्रीवियस ईयर की चीज़ों को देख के आप बहुत कुछ समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और कैसा आता है। ऐसे पढ़ते रहने से मतलब आप गलत तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर दोनों के, यूपी PCS के और UPSC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर ले लें। हम लोग इस टॉपिक पर बात कर रहे थे ना, हमने एक शब्द सॉवरेन डिस्कस किया था और दूसरा सोशलिस्ट ना। समाजवादी और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दोनों में क्लियरिटी है। समाजवादी क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है। तीसरा वर्ड क्या था? सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष। देखो, निरपेक्ष दो तरीके की मोशंस होते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक रिलेटिव, है ना। दो गाड़ियां सापेक्ष चल रही हैं, दो गाड़ियां निरपेक्ष चल रही हैं, अपोजिट जा रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जब आप इस शब्द के रेफरेंस में पढ़ रहे होंगे कि पंथ से निरपेक्ष भारत बनाना है, पहले ही बोल रहे हो ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, कैसा बनाना है भारत को, तो ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, ऐसा बनाना है, यही ना। तो इसका मतलब भारत को आप ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें पंथ जैसी व्यवस्था किसी को ना फेवर करे ना उसके अगेंस्ट हो, यानी कि आप किस पंथ के हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंस ये है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसको इंग्लिश में अगर हम देखें तो ये इस वर्ड से बन रहा है सेक्ट, और इसी से हिंदी में इसका ट्रांसलेशन पंथ आता है, लेकिन ये बड़ी ब्रॉडर सेंस में परिभाषा दी गई है। क्यों दी गई है? इसी के जैसा एक शब्द और आएगा, धर्म से निरपेक्ष। तो जाहिर सी बात है दोनों में फर्क होगा। एक शब्द पंथ निरपेक्ष लिख दो आप एक तरफ और दूसरी तरफ लिख दो धर्म निरपेक्ष, जबकि इंग्लिश में आप देखोगे तो दोनों के लिए एक ही शब्द है, सेक्युलर। तो कोई कारण होगा
सेक्युलर इंग्लिश वर्ड, जाहिर सी बात है यूरोप से आया होगा, इंग्लिश का है ना, तो इंग्लिश यूरोप में ही है। तो यूरोप से आया हुआ शब्द कैसे दो बातों को एक ही में समेट रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों को एक ही तरीके से बताना चाहता है। भारत उसको क्लासिफाई करना चाहता है, जैसे आगे लड़कियां बैठ जाएं, पीछे लड़के बैठे, तो क्लासिफिकेशन हो गया लड़के और लड़की का। ये ज्यादा अच्छा है बजाय इसके कि आप रैंडम कह दे कोई कहीं भी बैठे। तो एक इशू हो सकता है कि कोई ऐसी बात हो जाए तो कम से कम ये तो होगा ना, कोई लड़की शिकायत करने से पहले ये तो कहेगी कि हाँ मुझे बोला गया था कि आपको आगे बैठना है ताकि आप सेफ रहें, और आप सबसे पीछे बैठ रहे हैं, अदरवाइज नहीं लेना उसको। कोई एक क्लासिफिकेशन का तरीका बता, तो ज़्यादा बेहतर ये होता है हम चीज़ों को कैटेगराइज कर देते हैं। तो भारत ने बड़े खूबसूरत तरीके से दोनों बातों को समझा है, उसके पीछे कारण है। जैसे अगर हम इस शब्द को देखें इस रेफरेंस में, यानी कि यूरोप की बात अगर हम कर लें या वेस्टर्न वर्ल्ड पश्चिमी दुनिया की बात कर लें, यूपीएससी मेंस में 3 बार क्वेश्चन आ चुका है इसी टॉपिक पे, ध्यान रखना। मेंस में कैसे आता है बताता हूं। जैसे अगर हम यूरोप की या उस पश्चिमी दुनिया की बात कर रहे हैं जिसमें अमेरिका वगैरह भी आता है, नॉर्थ अमेरिका के कंट्री भी आते हैं, अगर हम उन देशों को देखें पश्चिमी दुनिया के, वेस्टर्न यूरोप के या अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, तो वहां कौन सा धर्म डोमिनेटिंग है? सिर्फ एक धर्म दिखता है ना आपको, इसका मतलब अगर वहां ईसाईयत दिख रही है, एक ही धर्म दिख रहा है, उसके पैरेलल कहीं थोड़े थोड़े दिख जाते हैं कुछ, वो भी माइग्रेटेड है ज़्यादातर, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर इस जगह या पश्चिमी दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है तो इनके यहाँ इस शब्द का मतलब धर्म से निरपेक्ष रहने को बताएगा, और वो सिर्फ एक ही धर्म की बात कर रहा होगा, क्योंकि दूसरे धर्म से टकराव है नहीं बहुत ज़्यादा वहाँ, है ना। जैसे मान लो हम ब्रिटेन को ले लें, फ्रांस को ले लें, अगर हम जो वहाँ लोग गए और बस गए उनको छोड़ दें तो ओरिजिनली वहाँ पे आपको ईसाईयत दिख रही है, तो टकराव होगा किससे उनका? जब एक ही धर्म है तो टकराव होगा किससे? इसीलिए उनके यहाँ जो क्रांतियां हुई थी, उन क्रांतियों ने चर्च यानी कि धर्म को सत्ता से अलग कराने के लिए बहुत सारी जो क्रांतियां हुई हैं, इन्हीं दोनों के अलगाव के लिए वो क्रांतियां होती हैं, और वहां सत्ता का या गवर्नमेंट सिस्टम का धर्म से बिल्कुल अलगाव कर दिया जाता है। ये विचारधारा इनके यहाँ है, ध्यान रखना। यानी कि पश्चिमी दुनिया में या डेवलप्ड कंट्रीज में ये व्यवस्था है कि वहां सत्ता और चर्च, सत्ता या धर्म का कोई लेना देना नहीं है, और ये बिल्कुल क्लियर दोनों के बीच डिवाइड है। ये इनके साथ कुछ नहीं करेंगे, ये इनके साथ कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो यूरोप के किसी पिछड़े देश के पिछड़े इलाके में एक व्यवस्था है बिच हंटिंग, चुड़ैल को मारना, ऐसे समझो आम भाषा में। बिच हंटिंग एक परंपरा होती है बहुत पिछड़े ईसाईयत में, जो पढ़े लिखे नहीं है या कहीं ऐसे रह रहे हैं, तो कभी ये यूरोप में परंपरा हुआ करती थी, और लड़की को या औरत को धर्म के नाम पे या धर्म के खिलाफ कुछ बातें बता के उसको वो लोग मार देते थे, ठीक है। अब देखो, जब आप पहले ही कह चुके हो कि चर्च और सत्ता का अलगाव है, तो चर्च का मतलब धर्म से है, और बिच हंटिंग अगर धर्म या भारत में सती प्रथा, 3 तलाक, ये सब धर्म का हिस्सा मान रहे हो आप, तो ऐसी बिच हंटिंग को अगर आप वहां धर्म का हिस्सा मान रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि सरकार, क्योंकि बिच हंटिंग धर्म का हिस्सा है, तो इंटरफेयर करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि अलगाव है, आप पहले ही डिक्लेयर कर चुके हो। अब आप बताओ, किसी धर्म में अगर कमियां हो और आप अपने संविधानों में लिख चुके हो कि संविधान के अनुसार सत्ता और धर्म अलग है, क्योंकि चर्च हमेशा राजा को बताता रहता था सही क्या गलत क्या, जनता का शासन आया, लोकतंत्र आए, उन्होंने दोनों को अलग कर दिया, अच्छी बात है। लेकिन अगर धर्म में कमियां हैं तो दूर कैसे करो? सपोज करो आप कि अगर क्रिश्चियनिटी में या यूरोप में
धर्म की खराब परंपराएं हो, और आप पहले ही कह चुके हो दोनों का कोई लेना देना नहीं है, तो धर्म में सुधार कैसे होगा? मुश्किल है। ये कमी है उनके सेक्युलरिज्म की या उनकी धर्मनिरपेक्षता की। अब भारत पे आओ आप। सपोज करो ये इंडिया है, यहां बहुत सारे धर्म हैं, हिंदू है, क्रिश्चियनिटी है, मुस्लिम है, इस्लाम है, और सिखिज्म है, और बहुत सारे लिख लो आप। अब देखो, जैसे ही आप कह रहे हो ना कि भारत में धर्म से निरपेक्ष रहेगी सरकार, इस वाले टर्म पे अगर हम चल रहे हैं, तो निरपेक्ष रहने का मतलब है इससे अलग ये अलगाव हो गया। इसका मतलब ये बात फिट बैठ रही है भारत में, यानी कि सत्ता किसी की भी हो, किसी पार्टी की हो, वो किसी भी धर्म का फेवर नहीं करेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही है, नहीं होता तो है, वो बेवकूफी वाली बात है अगर होता है, लेकिन जो आदर्श आप पढ़ रहे हो ना, प्रस्तावना के संविधान के आइडियल्स, तो आइडियल्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है वो अलग बात है। ये सेपरेशन आपको सैद्धांतिक तौर पे दिख रहा है कि भाई धर्म के आधार पे कोई नौकरी निकलती हुई दिखती है भारत में आपको, तो इसका मतलब कहीं तो आपको दिख रहा है ना कि भारत में धर्मनिरपेक्षता है। दूसरी बात, यहां कितने धर्म दिख रहे हैं आपको और यहां कितने धर्म दिख रहे हैं? सिर्फ एक, और यहां बहुत सारे। पहली समस्या यहां आएगी। दूसरी समस्या, क्रिश्चियनिटी में धर्म के अंदर पंथ नहीं होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप नहीं होते हैं, जबकि भारत में अगर हिंदू धर्म को देखोगे तो इसमें एक शैव संप्रदाय है, एक लिंगायत संप्रदाय है, एक वैष्णव संप्रदाय है, आर्य समाज है, ये सब है। ये धर्म ही है, धर्म के अंदर हैं। एक ही धर्म है और एक धर्म में देखो कितने ग्रुप बन रहे हैं, लेकिन इनके यहां ऐसा नहीं है। फर्क दोनों में होता जा रहा है, ध्यान से सुनना। अब देखो, क्रिश्चियनिटी को छोड़ो, आप इस्लाम को देखो। सबसे पहले शिया सुन्नी होते हैं, फिर सुन्नीज में बहुत सारे अहमदिया, बरेलवी, देवबंदी वगैरह वगैरह होते हैं। इसका मतलब ग्रुप्स बहुत सारे हैं, तो यहां समस्या बिकट आएगी इनके मुकाबले। इसीलिए इनके यहां इस शब्द का मतलब सिर्फ एक ही होता है, और भारत में क्योंकि धर्म के अंदर बहुत सारे धार्मिक संप्रदाय से बन गए हैं जिनको पंथ कहते हैं, इसीलिए भारत में ये शब्द इस्तेमाल ज्यादा होता है। पंथों के मामले में भी निरपेक्ष रहेगा, यानी कि किसी की भी सरकार होगी तो वो हिंदू धर्म में लिंगायत को और शैव संप्रदाय को भेदभाव की नजर से नहीं देख सकता। यहां और गहराई में जाके पंथ निरपेक्षता के रूप में सेक्युलरिज्म को घुसाया गया है। क्यों? कारण है, देखो, शैव संप्रदाय हिंदू धर्म की एक शाखा है। जितने लोग यहां बैठे हैं जो भगवान शिव में विश्वास रखते हैं, हम लोग भगवान शिव को मानते हैं। तो जैसे ही मैंने भगवान शिव का नाम लिया, आपके दिमाग में भगवान शिव की इमेज आ गई। अगर लिंगायत लोगों से कहोगे, कर्नाटक और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे ये लोग रहते हैं, छोटी आबादी है, ज्यादा नहीं है, ये भी भगवान शिव को मानते हैं, लेकिन जैसे ही इनके सामने भगवान शिव कहोगे, इनके दिमाग में कोई इमेज नहीं आएगी। इसका मतलब हम मूर्ति की पूजा करते हैं, ये मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। एक ही धर्म है और एक ही टाइप का संप्रदाय सा बन रहा है, लेकिन अलगाव है। मैं कहूंगा शिव को मानने वाले नॉर्थ इंडिया में लाश को जलाते हैं या दफनाते हैं? जलाते हैं। लिंगायत लोग दफनाते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। अब जरा कल्पना करो कि धर्मों के बीच टकराव की तो बात छोड़ दो, धर्म के अंदर क्या टकराव होने के चांस नहीं दिख रहे आपको? अभी आप बहस करा दो दोनों में, तो वो कहेगा ये सही है, वो कहेगा ये सही होगा। इसी टकराव को रोकने के लिए भारत में निरपेक्षता पंथ के मामले में भी बरती गई है। यही फर्क है यूरोपियन मॉडल में और इंडियन मॉडल में। ठीक है, अब आप क्वेश्चन लिखो, मेंस में कैसे आया हुआ है। पहले क्वेश्चन लिखो, मैं बोलता हूं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और
भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, या पश्चिमी दुनिया लिखना, पश्चिमी दुनिया। की धर्मनिरपेक्षता में क्या अंतर है? What is the difference between Indian secularism and Western secularism? ठीक है, एक मिनट में देख के बताता हूँ ये किस साल का आया हुआ है। हम्म, 2014 लिख लो, यूपीएससी 2014 का आया हुआ है। फिर दूसरा क्वेश्चन लिखो, भारतीय पंथ निरपेक्षता और पश्चिमी पंथ निरपेक्षता के मॉडल में क्या अंतर है? हाउ इज द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, हाउ is the Indian concept of secularism is different from the Western model of secularism. Western model of secularism. इसके आगे लिख लो, यूपीएससी 2018 में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन लिखो, पंथ निरपेक्षता के नाम पर, पंथ निरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के लिए क्या चुनौतियां आती हैं? What are the challenges? What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? ये यूपीएससी 2019 का आया हुआ है। What are the challenges to our cultural practices in the name of secularism? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब ऐसी कोई बात होती है सेक्युलरिज्म को लेके, तो वो चुनौती भी तो बनाता है ना। जैसे आप कहोगे कि 3 तलाक गलत है, ठीक है, तो वो एक धर्म जो उसको फॉलो कर रहा है वो उसकी सांस्कृतिक परंपरा हो गई, ठीक। बाल विवाह अगर किसी धर्म में होता है, विधवा विवाह अगर किसी में नहीं होता है, तो आप उस धर्म की मान्यताओं को ठेस पहुंचा रहे हैं उसका उल्टा करके। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेगेटिव लिखना है कि नहीं नहीं, सेक्युलरिज्म के नाम पे हम धार्मिक या सांस्कृतिक परंपराओं को टच नहीं करते, बल्कि जो परंपराएं किसी के खिलाफ होती हैं सिर्फ उनको मॉडिफाई करते हैं ताकि किसी का नुकसान ना हो, किसी का हक ना मारा जाए, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिखो, सेक्युलरिज्म के बारे में। जिस देश में सभी धर्मों के बीच समान बर्ताव,
सभी धर्मों के बीच समान बर्ताव, और बिना भेदभाव के सभी संप्रदायों को परंपराओं को निभाने के अधिकार होते हैं। परंपराओं को निभाने के अधिकार होते हैं। और किसी धर्म या पंथ के साथ सरकार भेदभाव नहीं करती। सरकार भेदभाव नहीं करती। ऐसी व्यवस्था को पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष व्यवस्था कहा जाता है। इन अ सेक्युलर मॉडल of any state, there is, कॉमा लगा के, there is an equal treatment to all. There is an equal treatment to all the religions and the sects within the religions. And there is no favor or discrimination against any religion or the sects. ठीक है, देखो कैसे हम भारत को सेक्युलर बनाने की बात कर रहे हैं, यानी कि भारत में धर्म या पंथ के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। तो आप आर्टिकल 15 और 16 जैसे ही पढ़ोगे तो इसके फर्स्ट पॉइंट में यही बात लिखी हुई है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, और 16 का जब आप सेकेंड पॉइंट पढ़ोगे, सेकेंड सब क्लॉज, उसमें लिखा हुआ है किसी भी सरकारी अपॉर्चुनिटी या नौकरियों में या जहां अवसर मिल रहे हो सरकार की तरफ से, वहां धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान या वंश जैसे वर्ड आता है उसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। तो क्लियर दिख रहा है ना, धर्म और जाति का भेदभाव मना है। तो ये मॉडल आपका डेवलप हो रहा है, सेक्युलर मॉडल, ये प्रावधान बता रहे हैं इस बात को। ठीक है, अब एक टाइटल बनाओ जरा। हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ हाँ, 16 का मैंने दूसरा बोला है, 16 का मैंने चौथा नहीं बोला है। तो चौथे में वो बात लिखी जो आप कह रहे हो। लिखो, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी, ब्रैकेट में लिखना, यूरोपीय पंथ निरपेक्षता। इंडियन सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। भारतीय धर्मनिरपेक्षता और पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता, मतलब
ऐसे कह सकते हैं अंग्रेज लोग क्या सेंस रखते हैं इसका और हम क्या सेंस रखते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको ना एक काम करते हैं, इसको एक तरफ लिख लो आप इंडियन सेक्युलरिज्म और दूसरी तरफ लिख लो वेस्टर्न या यूरोपियन। तो मैं 4-5 पॉइंट बोल रहा हूँ, उन पॉइंट में आप पकड़ जाओगे कि क्या क्या दोनों में भेदभाव है। और ये जितने क्वेश्चन आते हैं ना इस पे सेक्युलरिज्म पे कंपेयर करने के लिए इंडियन और वेस्टर्न, इन्हीं 4-5 पॉइंट में पूरा क्वेश्चन घूम जाएगा, ठीक है। तो रुको एक मिनट, बिल्कुल फॉर्मल तरीके से लिखो। पहले इंडियन लिखा है ना उस तरफ, ठीक है, तो उसमें पहला पॉइंट लिखो। अच्छा, ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं, भारत में ऐसा ऐसा, ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर आ गया टाइटल में, है ना। उसमें सीधे लिखो यहां सरकार द्वारा समर्थित, यहां सरकार द्वारा समर्थित धार्मिक सुधारों की अनुमति होती है। हेयर permission is given to religious reforms, permission is given to religious reforms supported by the state, supported by the state लिख लिया हिंदी में, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जाम्पल अगर लिखना चाहो तो वहीं पे लिख लो, जैसे, हाँ उसी में लिखो, जैसे 3 तलाक का समाप्त किया जाना, लाइक एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, एबॉलिशन ऑफ ट्रिपल तलाक, कॉमा एबॉलिशन ऑफ सती कस्टम, सती प्रथा की समाप्ति, ठीक है। 2 एग्जाम्पल काफी है, ठीक। अब यूरोप वाले पे आओ, यहां दूसरी साइड, यहां धर्म और सरकार एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करने की अटल नीति का पालन करते हैं। हेयर religion and the states unwavering, here the religion and states unwavering मतलब जिसे हिलाया ना जा सके, unwavering policy of, unwavering लिख लिया, क्या हुआ, कुछ कंफ्यूजन है, लिख लिया unwavering, झूठ बोल रहे हो, unwavering policy of not interfering in each other's affairs। ये बात समझ में आ गई, यानी कि हम धर्म में सुधार कर सकते हैं, ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने क्लियर संविधानों में लिख दिया है कि चर्च तुम जाओ भाड़ में, हम देश और सत्ता संभालेंगे, तुम्हें जो करना है करो, और तुम्हारे पास कोई जाएगा तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो खुद जा रहा है, हम नहीं भेज रहे। तो इसीलिए वहां सेपरेशन क्लियर है, भारत में है, सैद्धांतिक है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। यही कारण है, चाहो तो इंडियन वाले में एक एग्जाम्पल और लिख सकते हो,
सबरीमाला मंदिर में लड़कियों को जब तक वो माँ बनने की कैपेसिटी रखती हैं तब तक, यानी कि जब बच्ची हैं और जब बूढ़ी होने पे आ गई तब अलाउ है, लेकिन जब तक माँ बन सकती तब तक मंदिर में कदम नहीं रख सकती। केरला में मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि लड़कियों की एंट्री करवाई जाए, पुलिस फोर्स लगा के एंट्री करवाई जाए। ये है इंडियन सेक्युलरिज्म का मॉडल। यानी कि भारत में गलत धार्मिक परंपराओं को सपोर्ट नहीं कर सकते, जबकि वो लोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल अलग कर लिया। हम नहीं कर सकते। चाहो तो लिख लो उसमें एक पॉइंट और, जैसे सबरीमाला मंदिर में, सबरीमाला ये तो बहुत चर्चा में रहा था, न्यूज में रहा था बहुत। ऐसी निजामुद्दीन दरगाह में लड़कियों की एंट्री, वो भी लिख सकते हो। लड़कियों को वहां मेन श्राइन में नहीं घुसने देते थे। जो निजामुद्दीन सूफी संत थे, जहां उनकी कब्र है, उसमें एंटर नहीं करने देते थे। तो कुछ लड़कियों ने इस पे बवाल किया था, फिर दिल्ली हाई कोर्ट गई, तब जाके अलाउ हुआ। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे समाज में रह रहे हैं, कहने का मतलब ये है, जो आपको ऐसी चीजों में भी घुसने से मना कर देता है जो सभी के लिए खुली होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखो, और सब पाबंदियां लड़कियों को होती है। आदमी कहीं भी मुंह उठा के चलते, मतलब मैं अपने आप के ऊपर खुद ही कमेंट मार रहा हूं कि आदमी जात बिल्कुल छुट्टा होता है। सारे नियम क्योंकि उसी के लिखे हुए, पुरुष नहीं लिखे हुए। और उसको सबसे कमजोर समाज में कौन दिखा? बूढ़े पे अटैक करना उसे ठीक नहीं लगा होगा, बच्चों पे अटैक करना ठीक नहीं लगा होगा, उसने औरत को टारगेट किया होगा। इसलिए आप देखना सारी बंदिशें औरतों पे हैं, लड़कियों पे हैं, सारी बंदिशें। और हर चीज का चोला जोड़ाया गया है, लड़की को उड़ाया गया कि यही सब कुछ निभाएगी। और आदमी अगला पॉइंट लिखो, इंडियन वाले में लिखना, इंडियन वाले में। किसमें? कौन से वाले में? जैसे उनके यहाँ लिख सकते हो बिच हंटिंग होती है, अभी भी वहाँ कई जगह ऐसा होता है, कभी कभी न्यूज आ जाती है बिच हंटिंग। अब उसको हिंदी में नहीं कह सकते क्योंकि हमारे यहाँ होता नहीं है ऐसा। हालांकि एक आध जगह ऐसे केस आते हैं। बिहार में भी कुछ दिन पहले आया था, एक को चुड़ैल समझ के मार दिया लोगों ने। अच्छी खासी बेचारी बूढ़ी बाड़ी औरत थी, मार दिया। लिखो अगला पॉइंट, इंडियन वाले में, एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच, पंथ मतलब ग्रुप्स, जैसे शिया सुन्नी हो गए, अहमदिया, बरेलवी, ये सब हो गए। एक धर्म के विभिन्न पंथों के बीच समानता पर जोर देना, the emphasis on equality between different sects of one religion, emphasis on equality between different sects of one religion। अच्छा, इसका एग्जाम्पल दिमाग में रखना, जरूरी नहीं कि हर बात को लिखो, इतना टाइम होता नहीं है। कहीं जहां लिखेगा ना, विद एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन करो, उदाहरण सहित बताइए, तब एग्जाम्पल लिखना, वरना ऐसे टाइम खराब हो जाएगा। जैसे मुहर्रम होते हैं, अभी चेहल्लुम आने वाले, तो उसमें शिया सुन्नी अक्सर टकराते हैं। वो आइडियोलॉजी बहुत पीछे जाती है, ठीक है, बहुत पीछे जाती है। करबला में जो जंग हुई थी उस तक जाती है। अब यहाँ जब टकराव की नौबत होगी तो आपने देखा होगा चेहल्लम या मुहर्रम जब भी होते हैं तो पुलिस फोर्स बहुत भयानक लगा होता है। इसीलिए लगा होता है कि शिया अपना तुम जैसे करना है करो, सुन्नी तुम्हें जैसा करना है अपना करो, कोई एक दूसरे में इंटरफेयर ना करे, ठीक है।
ये एक खास पहचान है सेक्युलरिज्म की, यानी कि हम सबको समान सम्मान देंगे। वो अलग बात है मानते हम तब भी नहीं है, तब भी लड़ लेते हैं। अगला पॉइंट लिखो, यूरोपियन की तरफ, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता, विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच समानता एक मुख्य सरोकार होता है। द इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, द इक्वालिटी बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज इज अ मेन कंसर्न, यानी कि वहां जो और धर्म के लोग आ गए या थोड़े बहुत हैं, तो वहां कोशिश ये की जाती है धर्म धर्म ना लड़ जाए, और इंडिया में देखा जाता है कि पंथ पंथ ना लड़ जाए। तो दोनों में फर्क है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, इंडियन की तरफ, इंडियन वाले में लिखो, अल्पसंख्यक अधिकारों पर अधिक ध्यान देना, अल्पसंख्यक अधिकारों पर अधिक ध्यान देना। The focus is on minority rights. The focus is on minority rights. ठीक है, अच्छा, आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे ना, अल्पसंख्यकों के लिए ये योजना बनाई गई है। भारत में आर्टिकल 29 और 30 लिखे हुए हैं अल्पसंख्यकों के लिए। वही एग्जाम्पल लिख लो, आर्टिकल 29 और 30, यानी कि जो संख्या में कम है उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। रिलीजन आधार होता है, इसलिए उसको धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी। तो उनके लिए बहुत सारे व्यवस्थाएं हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज भी है, अल्पसंख्यकों का राष्ट्रीय आयोग भी बना हुआ है, राज्यों में भी होता है राज्य आयोग। इसका मतलब हम ध्यान देते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, वहाँ संख्या के आधार पर नहीं देखते, बल्कि कम्युनिटी को एक बेस बना लेते हैं वेलफेयर के लिए। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है। उनकी तरफ लिखो, हेयर लेस अटेंशन इज पेड टू कम्युनिटी बेस्ड राइट्स। यहाँ समुदाय आधारित, यूरोप वाले में लिख रहे हो आप, यहाँ समुदाय आधारित अधिकारों पर कम ध्यान दिया जाता है। हेयर लेस अटेंशन इज पेड ऑन कम्युनिटी बेस्ड राइट्स। जैसे अभी मैंने बताया था ना कि वो लोग धर्म और उनकी चीज़ों पे बहुत ध्यान नहीं देते हैं, तो वही इस पॉइंट में लिखा हुआ है। और हम खासकर फोकस रखते हैं कि संख्या में जो कम है उनको एलिनेशन ना फील हो, अलगाव फील ना हो। अब लिखो इंडियन वाले में, यहाँ व्यक्ति और धार्मिक समुदाय, यहाँ व्यक्ति और धार्मिक समुदाय दोनों के अधिकारों का संरक्षण किया जाता है। हेयर द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ बोथ, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, इंडिविजुअल एंड रिलीजियस कम्युनिटीज। ऐसा फील होता है आपको इंडिया में कि व्यक्ति के अधिकारों और संप्रदाय, जिस धर्म की बात हो रही हो उसको सरकार बहुत ध्यान देती है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, मैंने बोला कि चहलम आने वाले हैं तो पुलिस फोर्स तैनात है। ठीक है, बरेली में एक तहसील पड़ती है, तहसील नहीं टाउन जैसा है, तहसील तो उसकी दूसरी है, सेथल उस जगह का नाम है। वो शिया कम्युनिटी डोमिनेटेड एरिया है। अभी 3 दिन पहले मैं उधर से निकला था,
तो सोचो अभी चेहल्लम स्टार्ट नहीं हुए हैं और वो इतना सेंसिटिव एरिया है कि चेहल्लम में शिया सुन्नी लड़ ना जाए, इसीलिए वहाँ पुलिस फोर्स मार्च कर रही थी पीएससी के साथ, जबकि अभी कुछ भी शुरू नहीं हुआ है। तो पहले ही ये खौफ बिठा रही है कि पंथ के आधार पर लड़ना मत, हम खड़े हैं डंडा लेके। सेंस ये है, ठीक है। और दूसरी तरफ उनकी तरफ जब आप लिखोगे, जैसे यहां शब्द आया है, देखो किस पे फोकस कर रहे हो आप? समुदाय पे फोकस कर रहे हो ना, यानी कि हम व्यक्ति पे भी फोकस करते हैं। जैसे सपोज करो कोई कांवड़ लेके जा रहा हूं है, तो बाकायदा पुलिस आपको दिखेगी, जो कांवड़ निकल रही थी अभी कुछ टाइम पहले, आपको पुलिस खूब दिखी थी हर जगह। ये व्यक्ति यानी कि कांवड़ ले जाने वाला तो व्यक्ति है, तो उसका भी सम्मान कर रहे हैं, सरकार जगह जगह उसकी व्यवस्था कर रही है। और पूरे हिंदू धर्म में जो लोग कांवड़ ले जाने में आस्था रखते हैं, तो ये संप्रदाय हो गया, कम्युनिटी हो गई ना, हिंदू कम्युनिटी, तो इसके भी अधिकारों का सम्मान हो रहा है। और ये पूरी व्यवस्था उसी लिए लगी हुई थी, तो दोनों को हम सम्मान दे रहे हैं। अब जब आप पश्चिमी दुनिया में देखोगे, यूरोप में, तो वो धर्म में मैंने पहले ही बताया किनारा कर चुके हैं धर्म से। कारण ये है कि चर्च के खिलाफ ही वहां विद्रोह हुए सारे, तो वो धर्म से तो वैसे भी चिढ़ होगी उन्हें। इसीलिए उनकी तरफ जब लिखोगे तो ध्यान से शब्दों पे ध्यान देना, क्या लिख रहे हो। लिखो यहां व्यक्ति और उसके अधिकारों को, यहां व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। Here the central importance is given to the person. Here the central importance is given to the person and his rights. यहाँ व्यक्ति और उसके अधिकारों को केंद्रीय महत्व दिया जाता है। अब बताओ, यहाँ व्यक्ति के अलावा कुछ और आया, जबकि इंडियन वाले में कम्युनिटी भी आया था। तो यहाँ व्यक्ति को ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? उसका कारण है, देखो, जैसे आपने सुना होगा कि जो बहुत पढ़ लिख लेते हैं, बड़े ऑफिसर बन जाते हैं या बहुत अमीर होते हैं, वो औरों से किनारा कर लेते हैं, है ना। ये आपके रिश्तेदारों में एक आध ऐसा होगा जो थोड़ा आपसे ऊपर हो गया होगा, अब वो भाव नहीं देता होगा आपको, है, होता है ना, सबके साथ होता है ऐसा। उसका एक कारण है, पता है क्या? जब इंसान व्यक्ति के तौर पे, अगर आप देख रहे हो किसी को, व्यक्ति के तौर पे दो तरीके से डेवलपमेंट होता है, पूरे देश या समाज का और खुद व्यक्ति का। तो जिन जगहों पे व्यक्ति जब संपन्न होते चले जाते हैं, तो वहां उनकी संपन्नता में जो कुछ छुपा होता है, उनके अधिकार, जिनके बेस पे वो आगे बढ़ रहे होते हैं। भाई अधिकार के बिना थोड़ी बढ़ पाओगे आप, कोई भी लूट लेगा आपको। अधिकार है तभी तो पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, अदालतें खुली हुई हैं, प्रशासन है। तो जहां व्यक्ति संपन्नता की तरफ बढ़ते रहे होंगे, दिमाग की संपन्नता, धन दौलत की संपन्नता, हर तरीके की, वहां उनके अधिकारों का जो फ्लो बनेगा, वो जानते हैं दो तरीके से बनेगा। जो बहुत आगे निकल चुके देश हैं, डेवलप्ड स्टेट्स या देश, कुछ भी लिख लेना, उन देशों में व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करने के लिए, यानी कि व्यक्ति के अधिकारों को बचाने के लिए पूरे समाज को साइड कर दिया जाए। और इसका फ्लो ऐसे होगा, यानी कि जहां समाज या जो देश बहुत अमीर है, या अमेरिका, यूरोप वगैरह के आप इमेजिनेशन करो, तो वहां समाज में व्यक्ति को फोकस रखा जाता है और समाज के अधिकारों को कुर्बान कर दिया जाएगा, तो एक व्यक्ति के अधिकार टकरा रहे होंगे। यही लाइन लिखी हुई है इसमें, वेस्टर्न वाले में यही लिखी है ना, कि व्यक्ति फोकस में होता है। और जो गरीब समाज हैं उनमें देखो क्या होता है,
इन समाजों में व्यक्ति के अधिकारों को छीन के समाज के भले में कॉलेज बनाना, पार्क बनाना वगैरह वगैरह, तो यहाँ अधिकारों का फ्लो ऐसे होता है। और आप इसी समाज में जी रहे हैं जहाँ रोड पड़ना है तो आपका घर छीना जा सकता है रोड डालने के लिए, तो पूरे समाज का भला होना है। और जब हर काम हो चुका हो तो इसका मतलब आप डेवलप हो चुके हैं, तब आप इस समाज की तरफ आ रहे हैं। इस समाज में क्या होगा, सब कुछ ऑलरेडी है, तो अगर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ गया तो समाज को कितना भी नुकसान हो, व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान होता है। ये फर्क है दोनों तरीके के समाज में। इसीलिए आप देखो लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा है, सिर्फ व्यक्ति पे फोकस है और किसी से कोई लेना देना नहीं। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको कि हर समाज इसी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। जैसे आप मुरादाबाद का समाज देखते हो, बहुत पैसे वाला नहीं है। दिल्ली का समाज देखोगे पैसे वाला है, दोनों में फर्क दिखेगा आपको। वहां व्यक्ति के अधिकारों पे इतना फोकस है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया है कि पूरे दिल्ली के एरिया के कुत्तों को पकड़ के एक जगह फेंक दो, सिर्फ व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करने के लिए। और हमारे यहाँ या जो समाज बहुत निचले तबके में है, पता नहीं कितने लोगों को कुत्ते काट के फेंक देते हैं, मार देते हैं। आज तक कोई ऑर्डर आया ऐसा? नहीं आया ना। ये फर्क होता है। अब इसी में डिग्री आप बढ़ाते चले जाओ। आप न्यूयॉर्क जैसे सिटी को देख लो जरा एक बार, तो न्यूयॉर्क सिटी में कोई एक व्यक्ति पूरे सिस्टम को, पूरी सरकार को हिला सकता है, सिर्फ एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उनके समाज में अब स्पेस बचा नहीं है डेवलपमेंट का। लेकिन जिन समाजों में डेवलपमेंट का, जैसे भारत में भी स्पेस है, तो यहाँ व्यक्ति के कान के नीचे 2 थप्पड़ भी लगाए जा सकते हैं। जैसे कहीं कुछ हो रहा होता है तो आपने देखा होगा पुलिस ऐसी लाठी मार देती है। अमेरिका जैसे बड़े शहरों में, देशों में, बड़े बड़े शहरों में ये हरकत ह्यूमन राइट और डिग्निटी का वायलेशन माना जाएगा, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो आप लिख रहे हो, ये कुछ कुछ उसी सेंस में रिफ्लेक्शन मार रहा है। क्लियर है? अगला वर्ड बताओ क्या है? हाँ, केंद्रीय महत्व, मतलब इंसान फोकस में रहेगा। सेंट्रल इंपॉर्टेंस मतलब ये है कि सारा फोकस व्यक्ति पर रहेगा, समाज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है? अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत में धर्मों में सुधार की गुंजाइश है, तो ये सही है गलत है? है। यूरोप में धर्मों में सुधार की गुंजाइश है, ये सही है गलत है? गलत है। समझ में आया क्यों? कारण समझ में आ गया? इसका मतलब सेक्युलरिज्म पे लिख लोगे ठीक ठाक। इसमें से एक क्वेश्चन मुझे अपनी भाषा में लिख के दिखा दो कि इंडियन और वेस्टर्न, ये जो मैंने पॉइंट लिखाए हैं, इन्हीं को अपनी भाषा में लिखना, कॉपी नहीं करना, अपनी भाषा में अपने शब्दों में बदल के लिखना। क्या लिख सकते हो? ठीक है, अगले शब्द पे आओ। सेक्युलर के बाद क्या वर्ड था? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। देखो, लोकतांत्रिक वर्ड में ऐसा तंत्र, ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों को फोकस में रखा गया, वो सिस्टम क्रेसी वर्ड है ना, क्रेसी, डेमोक्रेसी। तो क्रेसी वर्ड बताता है कि कैसे आप चला रहे हो, कौन चला रहा है, तो वो लोग चला रहे हैं। डेमो, ये डेमोग्राफी वर्ड सुना है, डेमोग्राफी, उसी की तरफ इंडिकेशन है। यानी कि जहां जनता या लोग सिस्टम को चलाते हैं, तंत्र को चलाते हैं, वही लोकतंत्र कहलाता है। ये दुनिया में हो कई तरीके से सकता है, लेकिन एक अब जो फिलहाल लोकतंत्र की ज्यादा बेहतर व्यवस्था मानी जाती है, उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र।
एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग सीधे शासन करते हैं। ये वहीं पॉसिबल है जहां जनता कम हो और 100% जानकारी रखती हो, जैसे स्विट्जरलैंड में। तो वहां सीधे जनता शासन कर सकती है कि आज सरकार ने जो फैसला लिया जनता को अच्छा नहीं लगा, बैलेट बॉक्स में शाम को पेपर डाल दिया, अगले दिन सरकार बदल गई या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बदल गया। इंडिया जैसे देशों में जो बहुत बड़े हैं, आबादी बहुत है, लोगों में जागरूकता नहीं है, वहाँ सीधे लोकतंत्र नहीं हो सकता। जहाँ सीधे नहीं होगा वहाँ प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र होगा, यानी कि हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, वो फिर हमारी तरफ से काम कर रहा हो या वो सिस्टम को चला रहा हो। ठीक है, तो दो तरीके से ध्यान रखना, लोकतंत्र दो तरीके से हो सकता है मेनली, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दिया ये वाला जो मैंने लिखा ना, ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कह सकते हैं इसको, और एक हो सकता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहां लोग, वो उस देश के रेफरेंस में ध्यान रखना, लोग सीधे गवर्नमेंट को संभालते या चलाते हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, तो बहुत छोटी जगह प्रैक्टिकल, और भारत जैसे देशों में यही प्रैक्टिकल है, या ये कह सकते हैं दुनिया के लगभग सभी लोकतंत्र में यही चलता ही है। ठीक है, बना लो। लगभग सभी लोकतंत्रों में, सभी छूटा हुआ है, लिखो। क्या कर सकती है? उनके वेलफेयर में अगेंस्ट जाएगा तो नहीं करेंगे वो। वैसे लेटर स्टेज पे आएगा, शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 में स्पेशल प्रोविजन है उन्हीं लोगों के लिए कि उनको उन्हीं के तरीके से चलने दिया जाएगा, सिस्टम वही अपना खुद चलाएंगे। उसी में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनती है, स्वायत्त जिला परिषद, फिर रीजनल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी बनती है, यानी कि छोटे छोटे लेवल पे वो अपना सिस्टम डेवलप करते हैं, जैसा ट्राइब वैसी परंपरा, तो उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया जाए। बना लिया, लिखो। अच्छा, एक बात और, जैसे अब्राहम लिंकन ने कहा था कि लोकतंत्र ऐसा है जहां लोग अपने बीच से अपने लिए ही शासन करने वाले लोगों को चुनते हैं, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ठीक है, एक घिसी पिटी बात है, लेकिन एक बहुत अच्छे तरीके से समझना, बिठाना दिमाग में कि दुनिया में सत्ता चलाने के जितने तरीके हो सकते हैं, उन सारे तरीकों में से सबसे अच्छा लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र 100% फूल प्रूफ नहीं है, यानी कि लोकतंत्र की भी खामियां होती हैं। कैसे होती हैं, देखो ध्यान से बताता हूं। सिर्फ पढ़ लेना, समझ लेना, उसको दिमाग में मत रखना। जैसे भारत में एक लोकतंत्र की या इलेक्शन की व्यवस्था है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि भारत में ज्यादातर चुनाव जो जनता वोट देती है, एमएलए का, एमपी का या लोकल चुनाव, वो इसी आधार पे होते हैं। इसमें कमी क्या है, जिसकी वजह से मैं बता रहा हूं कि लोकतंत्र खामियों से भरा है, लेकिन इसका कोई विकल्प नहीं। अगर विकल्प है तो आप बताओ, कल से मैं मोदी जी से कह के लागू करवा दूंगा। मेरी बात है उनसे, आप विकल्प बता ही नहीं पाओगे, तो जब आप नहीं बताओगे तो मैं झूठ बोल ले रहा हूं, क्या दिक्कत है? देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ए बी, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे लिखता हूं, ए बी सी डी। मान लेते हैं मुरादाबाद में चुनाव हुआ एमपी लोकसभा का, ठीक है, तो 4 लोग खड़े थे, और भी जोड़ सकते हैं। तो मान लेते हैं ये बी पार्टी से, ए जो था वो एक्स पार्टी से था, बी वाई पार्टी से था, सब अलग अलग पार्टी के, ठीक है। इसको मिले 18% वोट,
इसको 10% वोट, इसको 5% वोट, इसको 3%, ऐसे घटते चलेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी आपको यहीं पकड़ में आ जाएगी। इनमें से विजेता कायदे में तो कोई भी नहीं होना चाहिए, लेकिन इस सिस्टम की या लोकतंत्र की ये कमी है कि ये व्यक्ति विजेता हो जाए। सोचना जरा, सिर्फ 18% वोट लेके कोई जीत जाता है तो 18% वाले के खिलाफ कितना वोट पड़ा होगा? 82%। इसका मतलब 82% ज्यादा है या 18% ज्यादा? 82% लोगों की आवाज सुनी ही नहीं जाएगी। इसके हिसाब से यही है, ये है लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमी। और उससे भी बड़ी कमी बताता हूं, भारत में एनडीए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनकी जो अलायंस है बीजेपी के साथ, एनडीए कहलाती है वो, इसको टोटल भारत से शायद 34% वोट मिला हुआ है। यानी कि इनके खिलाफ कितना पड़ा हुआ है? 66% ना। यानी कि 66% के आबादी की आवाज सुनी ही नहीं जाती है। यह है लोकतंत्र की कमी। लेकिन एक समस्या है, चुनाव कराना हो सपोज करो, और आप कह रहे हैं लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो या तो आप 2 पार्टी सिस्टम बना दो जैसे अमेरिका में है। नए लोकतंत्र जो होते हैं ना, भारत जस्ट 70 साल पहले पैदा हुआ है और अमेरिका 350 साल हो गए उसको, 350 साल, तो वहां सिस्टम डेवलप हो चुका है। हमारे यहाँ इतने कम टाइम में आप कैसे लोगों को ये समझा पाओगे कि 2 ही पार्टियां होंगी? अभी हम न्यू बॉर्न लोकतंत्र हैं, तो अभी जैसे चल रहा है चलने दो, इसका कोई अल्टरनेटिव आपके दिमाग में आ ही नहीं सकता। अगर आ रहा है तो बताओ। ये है लोकतंत्र की कमी। ये मैंने डिस्कस क्यों किया? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि सभी गवर्नमेंट के चुने जाने के प्रकारों में लोकतंत्र औरों से बेहतर है लेकिन खामियों से भरा है। ये खामियां ही हैं। हाँ बोलो। हाँ थोड़ा थोड़ा क्या? हाँ 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 हाँ। अच्छा, तो एक बात और भी तो है ना, लोकतंत्र की ये खूबी भी तो है कि एक ही पसंद आ रहा है तो एक ही के वफादार हो जाओ। क्यों बदलना चाह रहे हो? भाई मोदी जी जब बढ़िया काम कर रहे हैं जो बार बार अगर हम चुन रहे हैं, हम ही तो चुन रहे हैं ना, तो इसका मतलब उनका काम हमें पसंद आ रहा है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि इस आधार पे तो ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्या? हाँ, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का होता है, उसमें होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। किसमें? क्या पार्लियामेंट में तो यही यूज होता है। अच्छा, ब्रिटेन का कह रहे हो? अच्छा, दूसरे देशों का कह रहे हो? अरे तो मैं दूसरे देशों की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं बात बिल्कुल सही है। मैं कह रहा हूं कि इंडिया में यहाँ के हालात के हिसाब से जिसको ये नहीं पता गांव में बैठे बूढ़े आदमी को कि वोट कैसे डाला जाता है, कहाँ डाला जाता है, उसको कैसे समझा दोगे आप? समस्या ये है। जैसे एक एग्जाम्पल, बैठो समझना, बिल्कुल उसके सेंस को समझना मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो हम सब अनपढ़ हैं और हम ए नाम के मोहल्ले में रहते हैं, ए नाम के गांव में रहते हैं। हम दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं रखते, हमारा गांव है, लोग अलग अलग चीजें उगा लेते हैं, हम खा लेते हैं। तो अब आप एक बात बताओ, अगर हमें ये कहा जाए कि अपने में से एक नेता चुन लो, तो हम अपने में से ही तो नेता चुनेंगे। अगर मान लो कोई पढ़ा लिखा लाके थोप दिया जाए तो हम उसे चुन लेंगे, उसको रिजेक्ट मार देंगे। बल्कि हम ये कहेंगे कि हमारी भाषा में हमारी भावनाओं को जो ज्यादा समझ रहा है, जो हमारे बीच सही है, हम उसको चुनेंगे।
अब वो बड़ा खामियों वाला इंसान होता है, क्योंकि वो उन्हीं लोगों के बीच का पढ़ा लिखा है नहीं, उसको आता जाता कुछ है नहीं। ये कमी है भारत में। जो रूट लेवल पे जब हम जाते हैं ना, गाँव में, मोहल्लों में, तो लोगों से जब हम कहेंगे कि वोट किसको देना है, तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे बहुत पढ़ा लिखा कोई एक आदमी लेके आओ मैं उसको वोट दूंगा, बल्कि उसी के मोहल्ले, उसी के जानने वालों में से किसी को वो वोट देना चाहेगा, क्योंकि कल को जब उसे कोई काम पड़ेगा तो वो उसी से कांटेक्ट करेगा। समस्या ये है। और फिर दूसरी कल्पना कर लो, 400 साल बाद हमारे गांव में सब पढ़े लिखे हैं 100%, और सब बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह काम करते हैं, सब एआई बन चुके हैं। अब जब वो किसी एक को अपने बीच से चुनेंगे तो स्मार्ट होगा या नहीं होगा? अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में यही होता है, इसीलिए वो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये फर्क है। ठीक है, लिखो। क्या लिख रहे थे? हाँ, लिखो। दुनिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाए जाते हैं। दुनिया में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दो प्रकार के लोकतंत्र पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, डैश, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फुल स्टॉप। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सरकार के फैसले सही या गलत ठहराने के लिए जनता को विकल्प होते हैं। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, देयर आर ऑप्शंस। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, देयर आर ऑप्शंस बिफोर the people to accept or reject the decisions of the government। और वे चाहें तो सरकार बदल सकते हैं, और वे चाहें तो सरकार बदल सकते हैं। एंड द गवर्नमेंट मे बी चेंज्ड बाय द पीपल इसके कई प्रकार होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, एक लाइन छोड़ के दूसरा लिखो। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उन्हें कहा जाता है जिनमें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र उन्हें कहा जाता है जिनमें जनता सीधे शासन ना करके, इन द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी the government is not controlled by the people directly। क्या लिखा? जनता सीधे शासन ना करके अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनसे शासन करवाती है, अपने प्रतिनिधियों को चुनकर उनसे शासन करवाती है। The people elect their representatives, the people elect their representatives who
forms the government on behalf of the people. फुल स्टॉप। इसे प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र कहते हैं। इसे प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र कहते हैं। इट इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसे प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, उसमें चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो, जैसे भारत, ब्रिटेन, यूएसए, कुछ एग्जाम्पल लिख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह वगैरह। ठीक है, हाँ, रूस पे थोड़ा सा डाउट होता है, रूस पे, चाइना पे, मतलब लोकतंत्र उनको, भले ही वो कहते हैं कि हम लोकतंत्र हैं, चाइना भी कहता है, लेकिन जो ट्रू डेफिनेशन आती है ना लोकतंत्र की, वो थोड़ा सा उस पर खरे नहीं उतरते हैं, क्योंकि कम्युनिस्ट रूल है वहाँ पे, कम्युनिस्ट सरकारें हैं, तो उसमें थोड़ा सा गड़बड़ाएगा वहाँ। नेक्स्ट लिखो रिपब्लिक, गणराज्य, टाइटल बनाओ, गणराज्य, रिपब्लिक। देखो, देश किसके हाथ में हो, ये आप बहुत पीछे जाओ, अशोका या उससे पहले चले जाओ, तो पहले ताकत के बल पे जो कब्जा कर लेता था, लाखों लोगों को मार दो और फिर उस जगह कब्जा कर लो, आप उस जगह के मालिक हो गए, हेड हो गए। तो कबीले से मुखिया और फिर राजा जैसी कल्पना, फिर सम्राट जैसी कल्पनाएं डेवलप हुई। दुनिया में देशों के मुखिया, हेड, जब किसी परिवार से ही आते हैं, यानी कि एक परिवार के अलावा कहीं और से नहीं आ सकता, तब उसको राजशाही या मोनार्की कहते हैं। यानी कि एक राज परिवार है, जैसे ब्रिटेन में या सऊदी अरब में, तो उसी परिवार से अगला हेड चुना जाएगा या आएगा, और वो वही लोग चुनेंगे उसी परिवार के। ठीक है, जनरली जो सीनियरिटी के आधार पर होता है ना, बड़ा कौन होता है, उसी के आधार पे आता है। ये सिस्टम लोगों को बहुत खराब लगता था, इसीलिए लोगों ने विद्रोह कर करके लोकतंत्र जैसी कल्पना लाए, और इसके साथ वो एक कल्पना और लाए कि जो हेड होगा, जो देश को लीड करेगा, वो भी जनता का व्यक्ति होगा। तो जब गवर्नमेंट या शासन काम करने का जो सिस्टम है, उसका जनता में इन्वॉल्वमेंट होना, वो है लोकतंत्र। और जब हम कह रहे हैं कि देश का सबसे ऊपर बैठा व्यक्ति वो भी जनता चुन के भेजे, उसको कहते हैं रिपब्लिक। यानी कि हेड ऑफ द नेशन अगर जनता चुन के भेज रही, तो वो गणतंत्र, गणराज्य की कल्पना में आएगा। और अगर किसी देश में सरकार या सिस्टम जनता के लिए तो है, लेकिन हेड जो है उस कंट्री का, वो जनता का व्यक्ति नहीं हो सकता। जैसे कि ब्रिटेन में एक परिवार का ही राजा या रानी आता है, लेकिन वहां संसद चुन के आती है, जनता की तरफ से चुने जाते हैं, प्रधानमंत्री होता है, सरकार होती है। तो कोई देश लोकतंत्र तो हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर लोकतंत्र गणराज्य हो। लेकिन जो गणराज्य होगा, ये ज्यादा चांसेस है कि वो लोकतंत्र होगा। ठीक है, लिखो आगे। ऐसा देश जहां का मुखिया, ऐसा देश जहां का मुखिया जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, उसे
गणराज्य कहा जाता है? द कंट्री वेयर हेड ऑफ नेशन इज इलेक्टेड बाय द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, directly or indirectly, comma, is called the republic, is called the republic. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, जैसे इंडिया, अमेरिका, फ्रांस एक्सेट्रा। ठीक है, इस रिपब्लिक वर्ड से क्वेश्चन नहीं बनता है, बहुत बनेगा तो प्रीलिम्स में पूछ लेता है रिपब्लिक इनमें से क्या होता है। अगले पैराग्राफ पे आओ। देखो अगला पैराग्राफ सिटीजन के बारे में बताता है। पहला है इंडिया के बारे में कि सॉवरेन बनाना है, सोशलिस्ट बनाना है, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है। दूसरा पैराग्राफ बताता है कि भारत के लोगों को या नागरिकों को क्या सिक्योर करना है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले ये न्याय सिक्योर करने की बात कर रहे हैं प्रीएम्बल में, फिर इसके बाद लिबर्टी, स्वतंत्रता, फिर इसके बाद इक्वालिटी, समानता, एक समता वर्ड भी होता है, एक समानता वर्ड भी होता है। इक्विटी और इक्वालिटी दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है। और एक और चीज है कि भाईचारा भी लाना है इन सब के बीच, एंड टू स्प्रेड अमंग देम ऑल, ऐसी लाइन लिखी हुई है, यानी कि इनके बीच बंधुत्व, भाईचारा बढ़ाना है। इन वर्ड का सीक्वेंस याद रखना, ऐसे ही हैं, ठीक है, ऐसे साइड में कहीं लिख लेना, याद रखने के लिए केवल। कई बार पूछा है, सीक्वेंस में पूछा है कि ऑर्डर बताइए कौन सा शब्द पहले है, ठीक है। देखो ये सब क्यों लिख रहे हैं आप पता है प्रीएम्बल में? क्योंकि अंग्रेजों के टाइम न्याय फैला हुआ था, अन्याय फैला हुआ था। लोगों को स्वतंत्रता थी या जेल में डालते रहते थे, समानता थी या समानता थी, भाईचारा था या नफरत थी, सब इसीलिए हमने लिखा हुआ है। और मजे की बात देखो आप, ये शब्द लिंक करना जरा, अगर पूछेगा कि कहां से लिया गया है तो ये रूस की क्रांति से लिया हुआ शब्द है। रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। और इंटरेस्टिंग बात है कि वहां जनता व्लादिमीर लेनिन नाम के लीडर की लीडरशिप में उठती है और राजा जार टाइटल से जाना जाता है, उसको उखाड़ के फेंक देती है। आप कल्पना करो, इतने बड़े देश में इतना बड़ा विद्रोह, बगावत सत्ता के खिलाफ, और मांग क्या रहे थे? सोचना कितने लाख लोग मरे होंगे तब ये शब्द पैदा हुआ होगा। दूसरी बात, ये तीनों शब्द फ्रांस की क्रांति से लिए हुए। फिर सोचना एक बार, 1789 में जो क्रांति शुरू होती है और 10 साल लगते हैं उसको, 10 सालों में राजा के खिलाफ, लुई 16 नाम का राजा है, क्वीन मैरी है, वो इतने लापरवाह हैं, उन्हें जनता की कोई फिक्र नहीं है। अल्टीमेटली जनता विद्रोह कर देती है और राजा रानी को उसी के महल में फांसी की सजा दी जाती है। जनता अदालत लगाती, जनरल असेंबली बुलाती है, और मांग क्या रही थी? सिर्फ 3 बातें।
आप कल्पना करो कि कितने लाख लोग मरे होंगे तब ये 4 शब्द आए हैं। और इंडियंस ने भारत में ऐसा कुछ ना हो इसीलिए पहले ही लिख दिया है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम पहले ही बता रहे हैं ये है तुम्हारे लिए। समझ में आया? इसका मतलब एक फैंटास्टिक आइडियलिस्टिक आईना आपको दिखा रही है प्रीएम्बल कि क्या आइडियल हो सकता है किसी भी देश के लिए। तो ये सीक्वेंस पहले याद रखना ऐसे है, फिर किस किस जगह से लिया हुआ है ये भी नोट करो पहले। बना लिया? अब इस वर्ड पे आते हैं जरा। न्याय 3 प्रकार का प्रीएम्बल बताती है, ये भी याद रखना। एक तो ऐसे याद रखना और ऐसे भी याद रखना। तो वहीं पे नोट कर लेना, अगर पूछे कि न्याय कितने प्रकार का प्रीएम्बल में बताया गया। 3 प्रकार का: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, ये भी यही सीक्वेंस है, ध्यान रखना। ऐसे भी पूछता है कि पहले कौन सा न्याय बताया गया, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तीनों को याद रखना, एरो मार लो उस पर। देखो, अंबेडकर ने एक बात कही थी, डॉक्टर अंबेडकर ने, एक नहीं कहीं तो बहुत बातें थी, मैं एक बता रहा हूं। ऐसे बोल दिया ना, सर्वर फोड़ दूंगा किसी दिन। देखो, मुंह पे बेइज्जती कर रही है लड़की। उन्होंने कहा था कि अगर आप समाज में न्याय लाना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर तरीका है कि उस समाज में आर्थिक न्याय पहले लाओ। अगर आर्थिक न्याय आएगा, अच्छा न्याय का मतलब समझ रहे हो, जस्ट वर्ड से बना है, यानी कि जो होना चाहिए, जो नहीं है वो अन्याय है, इनजस्टिस है। तो आपको जस्टिस करना है, मतलब जहां भेदभाव है उसको खत्म कर दो, न्याय हो गया। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले लोगों के बीच जो इनकम का गैप है, अमीरी गरीबी, किसी के पास कुछ नहीं, किसी के पास बहुत कुछ है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमाइज करो। जैसे मिनिमाइज करोगे इक्वालिटी आएगी, और इक्वालिटी आएगी तो जब व्यक्ति जिस समाज में रह रहा है उस समाज में अपने जैसों के बीच लगभग समानता रखता है इस मामले में। और दुनिया में, आज की दुनिया में सब कुछ इसी से चलता है ना। तो इसका मतलब अगर यहां से आप मजबूत हैं तो समाज में तो वैसे भी मजबूत होंगे। फिर उन्होंने एक बात और बताई कि जो इससे मजबूत होगा वो ऐसा मजबूती अपने आप पाता चला जाएगा, और जो इन दोनों को पाया हुआ होगा उसके लिए ये खुद चल के आएगा उसके दरवाजे पे। समझ में आ रहा? तीनों में लिंक है। और इस पे एक एग्जाम्पल बड़ा फिट बैठता है। लिज्जत पापड़ एक कंपनी है, बड़ा फेमस है। आपको पता है वो एक गरीब औरत की कहानी है, जिसके पास कुछ नहीं था, उसने वो काम शुरू किया था। और मतलब हस्बैंड शराबी है, कुछ कमाई का जरिया नहीं है, तो उसने ऐसे पापड़ उपड़ बनाने शुरू किए। धीरे धीरे वो बढ़ते गए, और लोग उससे, औरतें मोहल्ले की जुड़ती गईं।
आज इंडिया में शायद उसका 100 करोड़ रुपए का कारोबार है। आप कल्पना करो जरा। फिर वापस उसकी लाइफ पे जाओ, मान लो वो औरत झुग्गी झोपड़ी में रह रही थी, इसका मतलब पैसे से कमजोर थी। धीरे धीरे जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, पैसा आना शुरू हुआ, जैसे जैसे पैसा आना शुरू हुआ, समाज में मजबूती आई उसको, और वही लेडी एक धीरे धीरे एक राजनीतिक पहचान के रूप में उभरी होगी, क्योंकि लोग उसको फॉलो करना शुरू कर चुके होंगे, लोग उससे मदद मांगने लगे होंगे, है ना। तो ये तीनों इंटरलिंक चीजें हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं।